तो हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसमें फंक्शन वगैरह सब सिलेबस के बारे में मैं लिख देता हूँ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट था। फिर उसके बाद था हमारा कौन सा आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। उसके बाद था हमारा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट। उसके बाद है हमारा आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है। फिर हमने बाद इसके बाद क्या पढ़ा था, लैम्डा। फिर पढ़ा था हमने नेस्टेड फंक्शन। फिर डेकोरेटर पढ़ा था। फिर जनरेटर पढ़ा था। और जनरेटर के अंदर ही एक कीवर्ड था जिसको हम यील्ड कीवर्ड कहते थे, जिसकी वजह से जनरेटर जनरेटर कहलाता है। ठीक है। नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है लैम्डा? भूल गया मैं। शिट। लैम्डा आसान है, पढ़ा देता हूँ, है ना। तो इसका नाम दे दो एक। अच्छा नाम मत दो, फंक्शन के अंदर ही पढ़ लेते हैं। फंक्शन कहाँ है? ओके। यहाँ पे जुपिटर लैब भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे सब तरह का फाइल चलते हैं। ठीक है, VS कोड पे। तो हम लैम्डा के बारे में पढ़ लेते हैं। लैम्डा जो है उसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं इसको। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब कोई जानता है? एनोनिमस का क्या मतलब होता है? जो गुमनाम हो। ठीक है। एक तुम लोगों ने ग्रुप के बारे में सुना होगा, हैकर ग्रुप, जिसको एनोनिमस ग्रुप भी कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी है इस एनोनिमस टर्म पे। ठीक है। उसको कहानी को सुनने से इसका मतलब याद रहेगा तुम्हें, इसलिए कहानी से जोड़ता हूँ मैं चीजों को, है ना। ये मेरी आदत है कि चीजों को कहानी से जोड़ दो तो समझ में आती है और याद भी रहती है। यही तो मैं कह रहा था। चलाया किसने उसको? बंद कर दो यार वहां से फैन। सब बटन ऊपर कर दो। हाँ। तो एक एनोनिमस ग्रुप करके हैकर ग्रुप है ना। एक बार एक ऐसे ही पॉडकास्ट चल रहा था, मतलब लाइव सेशन, जिसमें एक नेता आके बातें कर रहा था। और उसका बहुत अच्छा भक्त एक उसके बारे में अच्छी बातें, और जो जिसके बारे में वो कह रहा था, ओपोनेंट के बारे में जो कुछ कह रहा था वो गलत बातें कह रहा था, वही बंदा। ठीक है। तो ये कुछ लोगों से देखा नहीं गया, क्योंकि वो गलत बातें कर रहा था, वो गाली गलौज कर रहा था वहां पे कमेंट में, है ना। तो एक बंदे ने उसी मोमेंट पे उसका मोबाइल हैक किया या उसका गैजेट हैक किया, और उसके कुछ प्राइवेट पिक्चर को वहां पे रिलीज कर दिया उसी मोमेंट। और उसने एक स्टेटमेंट लिखा वहां पे, वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव, वी आर एनोनिमस। ऐसा स्टेटमेंट दिया उसने, और फिर उसके बाद वो IP एड्रेस का कभी पता नहीं चला कि वो कौन सा IP एड्रेस था जिसने ये काम किया था। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े, है ना। और ये ग्रुप कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। ठीक है। क्योंकि ये बुराई को नहीं देख पाते, लेकिन अगर कोई इंसान बुराई कर रहा है तो दूसरे के लिए वो भलाई है। यही तो साइकोलॉजी है। अगर शेयर मार्केट में आप हो, आपको पैसा आ रहा है, तो जरूर किसी न किसी ने अपना पैसा गवाया होगा, तभी तो आपके पास आया है। क्लियर है? तो इसी वजह से इस ग्रुप को एक खराब ग्रुप माना जाता है। ठीक है। इन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इन्होंने गलत काम किए। ठीक है। किसी का डेटा रिवील कर देना गलत बात, लेकिन वो बंदा गाली दे रहा था, ये भी अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, उसको रोकने के लिए कुछ बंदे वहां पे मैसेज कर रहे थे, लेकिन वो कंस्टेंट गाली देते जा रहा था, इसलिए ये काम उसने किया। फिर उसके बाद इस ग्रुप ने बहुत बड़े बड़े हैक्स किए हैं, हैकिंग करी, और इनके किसी भी मेंबर का कुछ नहीं पता। इवन उस पहले मेंबर का भी पता नहीं जिसने पहली बार ये बात लिखी थी। ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे तुम लोगों ने फिल्म देखे थे ना अक्षय कुमार वाली सुपर सेल, वैसे ही कुछ रहते हैं। तुम्हारे ही बीच में होंगे और तुम्हें ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये एक खराब ग्रुप है, आप ऐसा मान के चलें। ठीक है, बाकी मैं खराब किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बात वही है, जो चीज अच्छी है जिसके लिए वो दूसरे के लिए खराब है, साइकोलॉजी ये कहती है। ठीक है, बाकी हमारा सब कुछ बुरा नहीं हुआ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन खराब लोगों को छोड़ा भी नहीं, या अच्छे लोगों को छोड़ा भी नहीं, है ना। चलो, तो एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। लेमडा फंक्शन भी एनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब इसका नाम नहीं होता, ये गुमनाम है, जिसका नाम नहीं होता वही तो गुमनाम है। तो लैम्डा फंक्शन गुमनाम है, इसका नाम नहीं है। अभी तक जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, उस नॉर्मल फंक्शन में डेफ कीवर्ड लिखा जाता था, और डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हमें लेट्स से टू वैल्यूज को ऐड करना, हम ऐड कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे a कॉमा बी आर्ग्यूमेंट दे दिया, और हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट a प्लस बी। ठीक है, और शिफ्ट एंटर किया। अब जब भी हम इस फंक्शन को चलाते थे तो ऐड को लिख लेते थे, और कॉमा 20। अब जो डेफ फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है ना ऐड, है कि नहीं है। जब कभी भी हमें कॉल करना है ऐड को कॉल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन को यूज करने से पहले दो बातों का ध्यान देंगे हमेशा। एक, इट डज नॉट हैव एनी नेम। ठीक है, और दूसरा, a lambda function always contain single statement और एक्सप्रेशन। या तो सिंगल स्टेटमेंट रखेगा अपने अंदर, या तो एक्सप्रेशन रखेगा। सिंपल है, क्लियर है ना। अभी तक तुमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है, फोर लूप पढ़ा है सिंगल लाइन में, तो ये सब क्या थे, जो हम मल्टीपल लाइन में काम करें, सिंगल लाइन में लिख के उस कोड को छोटा कर दिया गया। उसी तरह फंक्शन को भी अगर छोटा करना है, यू हैव टू यूज एनोनिमस फंक्शन कॉल्ड लैम्डा फंक्शन देयर। ओके, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस फंक्शन, one sec, I'm going to convert this function into a lambda function. Okay, let's see how. So I'm simply going to mention a lambda keyword, क्योंकि अगर हम def function बना रहे हैं तो हमें def keyword use करना पड़ता है। Similarly, if I'm creating lambda function, I have to express lambda first. ठीक है, one second, I have to check whether it is recording. Lambda function, okay, a single space, और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर है दैट इज ए एंड बी, यू हैव टू मेंशन देयर ए कॉमा बी। ओके, देन अ कॉलन। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बता रखा है कि कॉलन का मतलब होता है इंडेंटेड ब्लॉक। मैं कह रहा हूं नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मान के चलो। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होता है। ठीक है, यहाँ पे भी है ना। अब यहाँ पे तुम उस एक्सप्रेशन को लिखो जो इसके अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ए कॉमा बी, सॉरी ए प्लस बी। अब इसको चलाओगे, यू विल गेट नथिंग, एक ऐसा वैल्यू तुम्हें मिलेगा विच इज नॉट रीडेबल। देखो, ये नॉट रीडेबल है, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। अब इससे क्या ही समझोगे, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैन डॉट लेमडा ए कोमा बी, क्या मतलब है इसका, कुछ मतलब है क्या, नहीं है। तो हमें इस फंक्शन को कॉल करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को कुछ भी मान लो, सी मान लिया उस वेरिएबल को, यू हैव टू मेंशन सी पैरेंथेसिस, और जो आर्गुमेंट ए कोमा बी है ना, यू हैव टू मेंशन हियर 10,20 विल गेट 30। अब तुम पता है क्या कहोगे, दो बार प्रिंट यूज कर लिया, इसकी वजह से एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब तुम पता है क्या कहोगे, सर डेफ फंक्शन भी तो यही कर रहा था, इसने भी तो आर्गुमेंट ले रखा है यहाँ पे डेफ नाम का कीवर्ड और आर्गुमेंट। मैंने बोला कि यार ये जो बन गया ना, इसी नाम से कॉल होगा, लेकिन लेमडा तुम अगर कल को वाई नाम का वेरिएबल बना के यही बातें मेंशन कर दोगे, तो दिस इज न्यू नाउ, ये कुछ और हो गया। अब वाई के साथ कॉल करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बदल गया ना नाम, लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले ना।
सो दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। इसका नाम नहीं होता, ये वेरिएबल में डायरेक्ट स्टोर होते हैं और उन वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगा के हम यूज करते हैं। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है फिर भी पैरेंथेसिस लगा के बिना किसी आर्गुमेंट को पास किया। आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल ऑन दिस आल्सो, लेट्स सी। तो लेट्स से आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड इंट्रो, ओके, लेट्स मेंशन डेफ देयर, colon print I am Krishna. Okay, this is a normal function. I'm just going to reconvert it again into lambda function. Let's see how. Lambda, and I don't have any argument this time. Okay, that's why I'm putting colon there, and then I'll mention my statement, which is print I am Krishna. If I will run this again, I will not get any kind of genuine output. वो वैसे ही आगे जैसे पहले आ रहा था. I have to use a variable for the to see the output. So उस variable को use करो. Let's say मैं y को use करता हूँ. Putting here y with parenthesis, I'll get I am Krishna. Okay, इस बात को याद रखिए. लैम्डा फंक्शन का नाम नहीं होता. इट इज एनोनिमस फंक्शन. दो बातें और पैरेलली याद रख, सॉरी एक बात और पैरेलली याद रखेंगे. इसके अंदर या तो एक एक्सप्रेशन होगा या तो एक स्टेटमेंट होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, उससे ज्यादा कुछ रखने की कोशिश करोगे यू विल गेट एरर. इसके अंदर आर्गुमेंट कितने होंगे? सर जितने आर्गुमेंट देना चाहते हो दे लो, फर्क नहीं पड़ता उससे. सर जितने हमने फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट 5 तरीके का पढ़ रखा है इसके अंदर यूज कर लेंगे. मैंने बोला हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट यूज होगा, यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट यूज होगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. कुछ और पूछना है इसके बारे में? अब इस पे क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं लास्ट में कराता हूँ. रिकर्जन वगैरह जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो, तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगा, उसे मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं. अभी मुझे कुछ और पढ़ाना है. ठीक है, एक बार मुझे रिकन्फर्म आप लोग कर दो कि क्या हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं. इसमें से कुछ भी छूटा हुआ है क्या? नहीं छूटा हुआ है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक और हमारा कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम कल ही पढ़ा था ना? कल पढ़ा था. अच्छा कल संडे था, राइट. तो क्या पढ़ा था मैंने? मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग पढ़ा था ना हमने. हाँ तो मल्टीटास्किंग हमने पढ़ा था, मल्टीटास्किंग. ठीक है, अब इसके बाद जो था गार्बेज कलेक्टर हमें पढ़ना था, लेकिन गार्बेज कलेक्टर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ाऊंगा. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट चीजें खत्म कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा पैकेज और मॉड्यूल तो पढ़ा दिया ना मैंने, तो पैकेज और मॉड्यूल भी लिख ले. पैकेज मॉड्यूल पढ़ाया ना? पैकेज एंड मॉड्यूल. ठीक है, गार्बेज कलेक्टर रह गया है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ इनकम्प्लीट, बाद में पढ़ा दूंगा इसको. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. ठीक है, ये एक लीडिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं उप्स. पहले ओओपी ही बोला जाता, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट आई एम मेंशनिंग हियर ओओपीएस. व्हाई एस? दिस इज द क्वेश्चन. सो people used to speak oops all the time. So उन्होंने सोचा कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाया, किस नाम का ही मतलब ही तो बताना है, वहां पे स्ट्रक्चर बोल दिया उन्होंने. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मान लेंगे. ठीक है, तो इसका नाम रखा गया फिर क्या लास्ट में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पैराडिग्म, मतलब वेज टू राइट अ कोड. कितने तरीके हैं कोड को लिखने के, एक बात को कहने के कितने तरीके हैं पाइथन में. देखो हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं उस भाषा को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल. अगर हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो वे क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना. दिस इज अ इनफॉर्मल स्टेटमेंट. लेकिन अगर हम अपने प्रोफेसर से बात करें, सर आप क्या कर रहे हैं, ऐसे बात करेंगे. दिस इज अ फॉर्मल अप्रोच. एक ही चीज, हम एक ही बात कह रहे हैं, एक ही फीलिंग जा रही है उसके पास, लेकिन एक जेन्युइन है, एक अच्छा तरीका है, एक फॉर्मल तरीका है, एक इनफॉर्मल तरीका है.
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 4 तरह की प्रोग्रामिंग पैराडिम्स हैं, ठीक है। एक है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, दूसरा है, एक सेकंड, प्रोग्रामिंग पैराडिम। तो पहला है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, दूसरा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और इसी के अंदर मैं लिख देता हूं फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। दो दो अप्रोच में आई है। जब मैं एमसीए का पेपर पढ़ रहा था जावा का, तो उसमें ये अप्रोच आया था, ठीक है। तो 4 तरीके वहां पे मैंने पढ़ रखे, लेकिन इन दोनों को जब मैंने देखा तो मुझे एक ही जैसा लग रहा था, प्रोसीजरल और फंक्शनल एक जैसा लग रहे थे, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और लास्ट वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक कोड लिख के दिखाऊंगा, एक कोड को 3 तरीके से लिख के दिखाऊंगा, मेरा कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे। तो इसको मैं अब बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही सारा फाइल होगा, मैं इससे नहीं मिलाना चाहता हूँ उसे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर, आई विल क्लिक ऑन दिस। ये फोल्डर का सिंबल था, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो इसका नाम ही दे दूंगा OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। दिस इज माई न्यू फोल्डर। इसी के अंदर सारी फाइल्स होंगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे इस फाइल के अंदर, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो फाइल बनेगी हमारी। तो देखो इसके अंदर आया ना। अगर ये नीचे की तरफ नहीं होता बटन तो ये नहीं बना पाते हम इसके अंदर फाइल, अब बना पा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम इसमें प्रोग्रामिंग पैराडिम की बात कर रहे हैं, पैराडिम .ipynb। मैं जुपिटर लैब की फाइल बना रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ipynb, देखो जुपिटर लैब की फाइल बन गई। अब जिस नाम से, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ उसी नाम से फाइल बना दिया मैंने, ठीक है। और ये सब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, आई हैव टू मेंशन समथिंग एंड शिफ्ट एंटर। मैं उसको रन करके देखूंगा वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, सिंपली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिख लो वही हेलो वर्ल्ड, और शिफ्ट एंटर करके चेक करो। अब देखो ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये कॉन्फ़िगर बेसिकली पाइथन से कर रहा है, मैंने बताया था ना, पाइथन, VS कोड, कनेक्टिविटी, और फिर आउटपुट कहाँ पे भेजा जाएगा, सॉरी इनपुट कहाँ पे भेजा जाएगा, वहां से आउटपुट आएगा, उसको हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है इस VS कोड पे। ये सब समझाया था ना मैंने जब VS कोड कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा था। क्लियर है ना ये सब बातें, पक्का ना? हाँ क्लियर है। तुम लोग का शकल देख कर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज हमें पढ़ना है पैराडिम के बारे में। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द सेम स्टेटमेंट, ये सारे के सारे एज इट इज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मारता हूँ, ये मार्कडाउन मेरा बन गया, ठीक है। इसको हटा लो। तो प्रोग्रामिंग पैराडिम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं एक ही कोड लिखूंगा जो मैंने बहुत स्टार्ट में लिखा था जब आप लोग आए थे। A = 10, B = 20, और प्रिंट, हाँ ले आओ यार, ले आओ ले आओ ले आओ, चाय नहीं ले आ रहे? A + B। अच्छा आज पार्ले जी खिला रहे हो? जीनियस हो जाऊंगा मैं। चलो थैंक यू। अब A = 10, B = 20, और उसको मैं ऐड करूंगा तो आई गेट 30। नॉर्मल है। दिस इज कॉल्ड टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। अगर मुझे कोई और वैल्यू को ऐड करना है देन आई हैव टू मेंशन दिस 3 लाइन ऑफ कोड ईच एंड एवरी टाइम। सपोज करो कोई बंदा कहता है कृष्णा आई वांट टू ऐड 200 एंड 300, और 100 और 200, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा बार बार, और फिर शिफ्ट एंटर लिखना पड़ रहा है ना बार बार कोड में, कोड को जाके बार बार पढ़ना पड़ रहा है। इसको टॉप लाइन प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसको साइंटिस्ट करा करते थे सी आने से पहले या सी के आने के बाद भी। यार सी के आने के बाद भी करते थे, सी में तो प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज होती है, तो फिर कैसे यूज कर रहे थे? मैंने बोला कि जिस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्ट्रान लैंग्वेज थी उससे पहले, सबसे पुरानी लैंग्वेज वही है फोर्ट्रान, है ना, उस पे कर रहे होंगे।
है ना, पता नहीं कहाँ कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। शकुंतला देवी किसने फिल्म देखा है? शकुंतला देवी, तुम लोग जानते भी हो कि कौन है वो इंडियन ह्यूमन कैलकुलेटर है, थी, गुजर गई। वो फास्ट कैलकुलेशन कर लेती थी और उनके डैड उनको मार्केट में ले जाया करते थे कि वो अपना वो जो हुनर था वो दिखा पाए, उससे अर्निंग हो पाए उनको। वो इस बात से शुरू से परेशान थे क्योंकि उनको उनका बचपन जीने नहीं दिया गया। ठीक है, थोड़ा देखो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, वेब सीरीज कब तक देखो, उसमें कुछ नहीं रखा है, सब तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। अब जब साइंटिस्ट को ये सब कैलकुलेशन करने होते थे, उनको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती थी, तो जाहिर सी बात है मैनुअली पेन पेपर पे तो करेंगे नहीं, कुछ एरर आ सकता है और उनको जल्दी जल्दी आंसर चाहिए होता था। तो उन्होंने कंप्यूटर का सहारा लिया, लेकिन कंप्यूटर उस समय इंग्लिश नहीं समझ पाती थी, नंबर समझा रहे थे वो लोग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को जब उतारा था तो इंग्लिश टाइप कीवर्ड को वो समझ पाए इसलिए उतारा था। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इस तरह के अप्रोच को छोड़ के दूसरा अप्रोच यूज करा जाने लग गया। तो उसको कहा जाने लगा गया फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी मैंने लिख रखा है ऊपर में। तो ये कौन सी प्रोग्रामिंग है? टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। उसके बाद कौन सी प्रोग्रामिंग थी? इसमें इसी को लिखा जाने लगा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और कुछ नहीं बल्कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, डेफ वाला। ऐड लिखो इसके ऊपर, जस्ट पास योर टू आर्ग्यूमेंट ए कॉमा बी देयर। ओके, और इसी अप्रोच को उन्होंने यूज किया था इसके अंदर। तो अब प्रिंट ए प्लस बी हो गया। इसमें हमें किस बात का सब फायदा मिला? इसमें अब हमें बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फंक्शन को कॉल करो, उसके अंदर अपनी वैल्यू डालो, जो भी डालना उसको ऐड करके हम देंगे। तो पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता था इसमें। चल रहा है ना? पूरा कोड नहीं लिखना पड़ रहा, बस कॉल करना पड़ रहा अपना वैल्यू देके जो करना है तुम। ठीक है, तो कोड में बार बार नहीं जाना पड़ रहा, एक बार कोड ऊपर में लिख लिया, अब बस फंक्शन को कॉल करते रहो करते रहो करते रहो, चलते रहेगा। दिक्कत कब आई? जब यूजर्स ज्यादा बढ़े कंप्यूटर वर्ल्ड में। डिजिटलाइज की बात करते हैं आज के समय में हम लोग, हम डिजिटल हैं, इंडिया डिजिटल हो रहा है। मतलब क्या है? इंडिया टीवी ज्यादा देखने लग गया है, इंडिया वेब सीरीज ज्यादा देखने लग गया है क्या, इसलिए हम डिजिटल हो गए हैं? हाँ, हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ज्यादा, हम चीजों को घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम ने ये एक नियम निकाला है कि अगर आप एक महीने में एक बैंक को 5 बार से ज्यादा विजिट करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि क्राउड को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसको करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन बैंकिंग करो। अब आप क्यों बैंक आ रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो वहां पे? मत बढ़ाओ ना भीड़। इसलिए तो हम डिजिटल हो रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आबादी कुछ 140 करोड़ के आसपास है। 70 करोड़ लोगों के पास भी बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है। तो 70 करोड़ लोग तो अपना बैंक ऑनलाइन यूज कर रहे हैं ना। अब मान लो फंक्शन बनाते तो डेफ कृष्णा करके एक फंक्शन बनाना पड़ता। ठीक है, उसमें उसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब तरह का डिटेल होता। ठीक है, फिर तुम लोग जितने क्लास में बंदे हो उतने नाम का फंक्शन बनाने पड़ते अलग अलग, क्योंकि सबको अलग अलग चलाना है। तो ये एक बहुत हेक्टिक टास्क था। हेक्टिक टास्क मतलब इसको करने का अप्रोच क्या है कि इंसान अगर जाएगा आज बैंक में अकाउंट खुलवाने तो उसका अकाउंट एक सप्ताह बाद खुलेगा। क्यों सर? पेंडिंग लाइन में लगा पड़ा है, सब फाइल लगी पड़ी है, डेवलपर अभी गया है छुट्टी पे, आएगा तो अपडेट कर देगा, डोंट वरी। ये पहले अच्छा लगता था जब हम डिजिटल नहीं थे तब, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अभी घर पे बैठे रहो, ऑनलाइन बात करो, सब कुछ हो गया, अभी बैंक में जाओ, बैंक वालों को डेटा तुम्हारा स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद तुरंत पासबुक वगैरह सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, बैंक में जाते हैं हम चेक सबमिट करने, चेक जो सबमिट कर रहे होते हैं,
वो सबमिट करता है तो 24 घंटे बाद वो जो अमाउंट होता है वो हमारे पास आता है। वो डिजिटल अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा मैनुअली अगर उस दिन छुट्टी पे होगा, जो बंदा उसको मैनुअली एंटर करेगा, तो उस दिन तो तुम्हारा चेक प्रोसेस नहीं होने, दूसरे दिन होगा। अब पता नहीं उतने देर में कितने और चेक आ जाए, तो दिक्कत है। तो उस केस के लिए क्या किया गया, नेट बैंकिंग एनईएफटी करो ना। ये क्या चेक चेक कर रहे हो यार, उसमें भी तो स्टेटमेंट है, बैंक एविडेंस है तुम्हारा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चीजों को रिड्यूस किया जा रहा है, ह्यूमन डिपेंडेंसी से हटा के मशीन की तरफ भेजा जा रहा है चीजों को, मशीन करे उस काम को। तुम्हें इतना ही चेक सबमिट करने का मन है तो हम एआई उसके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी एआई कैमरा बना देंगे उसके लिए, वो उसके सामने चेक पास कर दो बस, वो स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो अभी वैसा उसके सिग्नेचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नेचर की एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं मैच हो पा रही है। 80-90% एक्यूरेट होने लग जाता है ना, 90%, तब उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। वैसी एक्यूरेसी आ नहीं पा रही है क्योंकि सिग्नेचर लोगों के वो डिटेक्ट सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ बैंक पीओ की जॉब चली गई। क्लियर है? तो ये सब कैमरा रिलेटेड काम है जिसको कंप्यूटर विजन कहते हैं, अगेन एआई। तो अगर तुम बैंक नहीं जाना चाहते हो, एटीएम तो जाओगे ना, एटीएम बैंक थोड़ी ना है, उसमें भी वो लगा दिया जाएगा। तुम अपना चेक पास करो जो डब्बे में डाल के आ जाते हो, तो उसी डब्बे में कैमरा की तरह होता है स्कैनर, स्कैन कर लेता है, तो तुम्हारा उसी समय प्रोसेस हो जाता है, 24 घंटे नहीं लगते। उसको टैप कहते हैं, हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिम्मेदार है। सिर्फ हम ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या किसी और प्रोग्रामिंग से अचीव नहीं कर पाते, इसी के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाया गया। क्योंकि 70 करोड़ लोग अगर बैंकिंग यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन है, तो 70 करोड़ फंक्शन बनाने पड़ते। हमने बोला नहीं, हम 70 करोड़ फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम एक ही फंक्शन बनाएंगे और सबको उसका ऑब्जेक्ट मान लेंगे। चीजों को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज करें जो बुर्ज अल अरब है दुबई में, ठीक है, वो एक ही बना है ना, और उसका किसी ने आर्किटेक्ट बनाया होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, ब्लूप्रिंट बनाया होगा किसी ने, किसी आर्किटेक्ट ने बैठ के। अगर उसको इंडिया में भी बनाना है तो हमें उस आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा भाई वो स्ट्रक्चर मुझे दे दो, वो ब्लूप्रिंट मुझे दे दो कि हिंदुस्तान में भी बना पाऊँ। ठीक है, कि उसमें कितने रूम है, उसकी क्या हाइट थी, क्या विड्थ था, कितने बड़े लैंड पे बना था, ये सारा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मेंशन्ड है। अगर यही बात प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में करने लग जाए, तो एक बंदे ने बैंक अकाउंट खोला तो उसने एक कोड को यूज किया होगा, उसके अंदर यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ होगा। वही कोड किसी दूसरे के लिए चलाना है तो एक और हमें वेरिएबल चाहिए होगा, उसी कोड को किसी तीसरे बंदे के लिए चलाना तो एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो बस अब यहाँ पे नाम की बात हो रही है कि नाम अलग अलग होना चाहिए, कोड एक ही रहेगा और सबके लिए वो कोड अलग अलग तरीके से चलेगा। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं इस फाइल को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे। और इसके अंदर बन गया, नहीं बना, हाँ। ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट, इन दो चीजों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओहो गलती हो गई, इसमें हमने एक्सटेंशन लगाया ही नहीं तो इसलिए टेक्स्ट फाइल बन गया, IPYNB। ठीक है, जुपिटर लैब की फाइल बन गई। अब किसको पता है इसको क्या कहते हैं? ये दुबई में है, क्या ऐसा आर्किटेक्ट है ना, क्या है? बुर्ज अल अरब के बुर्ज खलीफा, खलीफा, खलीफा है, क्या है ये?
नहीं पता? किसने बताया था दोपहर में? सर बुर्ज अल अरब है। क्या है? बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब कह रहा है ऑनलाइन, चलो इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, ये बुर्ज अल अरब है। ठीक है, ये एक मेन मेड आइलैंड पे बना हुआ है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द पानी, और वो मेन मेड आइलैंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है ना? तो जब इसके आर्किटेक्ट ने इसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा तो उसने मेंशन किया होगा कि कितना बड़ा हमें मेन मेड आर्किटेक्ट ये लैंड चाहिए। इसको बनाना पड़ेगा ना। और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कल को टाइड आएगा तो हो सकता है कि आपका रेत बह जाए, है ना? तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, उस ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी हाइट मान लेते हैं हम 1000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर, ऐसा मान लेते हैं। 800 समथिंग है लेकिन 1000 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन 700 रूम है, ऐसा मान लेते हैं, मुझे अंदर का नहीं पता स्ट्रक्चर, बस ऐसे ही मान रहा हूं मैं। ठीक है, फिर इसमें हाई स्पीड तुम्हारा लिफ्ट है, जो 2 हैं उनकी काउंटिंग। ठीक है, और ये बना हुआ है एक रेक्टेंगुलर आइलैंड पे जो मेन मेड है। ठीक है, तो कल को अगर इसी बुर्ज खलीफा को कहीं और बनाना पड़े, किसी और देश में या इंडिया में बनाना पड़े, तो हमें वो ब्लूप्रिंट पहले चाहिए होगा कि सर आपने इसे बनाया कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा, सब कुछ बताइए, तभी तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा एग्जैक्ट। हमने बोला हाँ सही बात है। तो उस केस में हमें ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है, और यही चीज आप प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हो तो हमें ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। तो देखो, एक क्लास बनाओ, तो मैंने एक चीज नहीं दिखाया आप लोग को, वो चीज दिखाना बाकी रह गया। मैंने इसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद सब कुछ रोक दिया। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिखाया ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही काम करेगा सेम। कैसे करेगा उसको देख लो। एक क्लास बनेगा, क्लास है तो क्लास नाम का स्पेसिफायर होगा, फंक्शन था तो डेफ, लैम्डा था तो लैम्डा, क्लास है तो क्लास। ठीक है, अब इसका नाम होगा लेट से एबीसी, या कुछ भी लिख लो, एबीसी ही लिख लो, कॉलन, एंटर। इसके अंदर तुम इस कोड को एज इट इज ले जाकर रख दो। हो गया। अब इसमें एक सेल्फ कीवर्ड होता है, उसको भी रख लो, बस इतना ही करना। और एक वेरिएबल बनाओ ए नाम का, और उसको क्या दे दो, एबीसी नाम की क्लास दे दो। ऐसे कॉल करने का तरीका है ये बनाने का। तो ए डॉट टैब करोगे, ए डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे, तो जो तुम्हारा फंक्शन होगा वो आता है। एक सेकेंड, ऐड नहीं आ रहा है क्या? पैरेंथेसिस, इसके अंदर 2 वैल्यू को पास करो, 10,20। देखो 30 आ रहा है क्या? हमने क्या किया ठीक से समझो। एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने वो फंक्शन जो बाहर लिखा हुआ था उसको डाल दिया, बस एक सेल्फ आ गया, इसको इग्नोर करो अभी, इसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, ये मान लो कि ऐसा होता ही है। ठीक है, बाकी ए और बी रहा। जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो मैंने वेरिएबल को कुछ नाम दिए थे शुरू में। पहला बोला था कि वेरिएबल एक कंटेनर है, दूसरा बोला था वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, तीसरा बोला था वेरिएबल आर्गुमेंट को भी कहते हैं, चौथा बोला था वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी है, आगे चल के पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब कभी किसी क्लास को, ये क्लास है, क्लास एबीसी, जब कभी किसी क्लास को किसी वेरिएबल को असाइन करते हो तो वो वेरिएबल वेरिएबल नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, याद रखना। अच्छा तुम लोग को एक चीज दिखाऊं, अगर तुम यहाँ पे टाइप प्रिंट करोगे तो टाइप क्यों यूज करते थे, किसी को याद है? क्लास का डेटा टाइप पता करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ए लिखेंगे और इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या आना चाहिए अभी? क्या क्लास? क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट लगा के और एबीसी आएगा। देखो ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा वही क्लास है जो आप a इज इक्वल टू 10 करते थे, तो 10 एक क्या है, इंटीजर है। और जब टाइप निकालते थे 10 का तो आपको क्या मिलता था, क्लास इंट, ये मिलता था ना? क्लियर है? मतलब आपने शुरू से लेके अब तक जितने भी वेरिएबल बनाए हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट थे। मैं बोलता था ना कि ऑब्जेक्ट कहलाएंगे ये आगे चल के। अभी के लिए मान लो इसको वेरिएबल है, वेरिएबल आइडेंटिफायर जो मानना है मानो, लेकिन ये है सब ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास की मदद से ही इंटीजर डेटा टाइप बनाया गया है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा इस बात को आप यहीं तक रखते हैं। ये तरीका कौन सा तरीका है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? चलो, तो 3 तरीके से हमने एक ही काम किया है। पहला टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, दूसरा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग,